Hello learners, this is Neha. Welcome back to our YouTube channel India's Learner. Friends, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आवर CDP सीरीज, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट एज दिस इज द लास्ट सेट ऑफ द CDP सीरीज। तो दोस्तों, don't miss the video, please watch it completely and let's move to the first question. The first question is, one of the critics of standardized test has been that मानकीकृत परीक्षणों की एक आलोचना यह रही है कि ऑप्शंस आर the language is difficult to understand, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, the test can not be administered on large population, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता है, They do not give a clear picture of a child's ability. वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, या they represent largely the mainstream culture and are therefore biased. वे बड़े पैमाने पर मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जिनकी भाषा आसान होती है अपेक्षाकृत और वह बड़ी आबादी पर भी लागू किए जा सकते हैं। साथ ही स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर भी प्रदान करते हैं। हम बात यहाँ आलोचना की कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं, बाइस्ड हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट, बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है कि ऑप्शंस आर इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पेडागोजी, प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि को गुणा किया जा सकता है, इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सिलरेटेड, कि बुद्धि को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर जी ने दिया है और सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि बहुबुद्धि सिद्धांत का मतलब है इंटेलिजेंस कई प्रकार की हो सकती है, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3, पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर, भिन्न भिन्न सोच के पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो कि हैं ऑप्शंस आर डिस्लेक्सिक या क्रिएटिव रचनात्मक, रिसिलिएंट प्रत्यास्थी, डिसेबल्ड विकलांग। तो यहाँ पर अगर विभिन्न सोच के अलग अलग तरह की सोच रखने वाले बच्चे हैं और उनकी हम पहचान करते हैं, तो हम उन्हें क्या नाम देंगे? क्रिएटिव। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, क्रिएटिव, क्योंकि डिस्लेक्सिक क्या है? रीडिंग डिसऑर्डर है, हम सभी जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्रिएटिव सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टीचर्स रोल, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शंस आर अ टीचर शुड एडहियर टू द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए, कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम, लिविंग इनफ टाइम फॉर रिवीजन इज इम्पोर्टेंट, रिवीजन के लिए पर्याप्त समय छोड़ते हुए सिलेबस को समय पर पूरा करना महत्वपूर्ण है, क्रिएटिंग अ रिलैक्स्ड स्पेस वेयर चिल्ड्रन कैन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी, एक आरामदायक जगह बनाना जहां बच्चे बातचीत और पूछताछ के माध्यम से सीख सकें, या टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन क्लासरूम इज टू मेंटेन डिसिप्लिन, कि कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना है। तो यहाँ पर एक शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छी मानी जाएगी कि जब वह बच्चों को बातचीत और पूछताछ के माध्यम से सिखा सके, यानी ऑप्शन हमारा सी एकदम सही जाएगा, क्योंकि निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना एक अच्छे शिक्षक को नहीं दर्शाता, का चित्रित नहीं करता है। रिवीजन के लिए पर्याप्त समय छोड़ते हुए सिलेबस को समय पूरा कराना यह जरूरी तो है, लेकिन शिक्षक की भूमिका इससे भी ज्यादा है। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना है, तो यस, अनुशासन भी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस समय पर पूरा करना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को उनको खुद सेल्फ लर्निंग के लिए मोटिवेट करना, और जिसको की बातचीत और पूछताछ के माध्यम से संभव है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन लर्न,
अति सक्रिय बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त तरीका नहीं है? ऑप्शंस आर ऑफरिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग, सीखने के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल, अपने दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि को शामिल करना, रिप्रिमेंडिंग दैम ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस, बेचैन होने के लिए उन्हें बार बार फटकारना, ब्रेकिंग अप अ टास्क इनटू स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट्स, किसी कार्य को छोटे और प्रबंधनीय खंडों में विभाजित करना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन को सीखने में अगर हेल्प करना है तो उसका कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है। यहाँ नॉट पर ध्यान देंगे और यहाँ पर ऑड वन आउट का आपको सिस्टम देखना होगा। तो ऑप्शंस पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव वेज भी हमें ऑफर करने चाहिए और बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में शामिल होने के लिए भी कहना चाहिए। और यहाँ पर टास्क को अगर छोटे छोटे खंडों में हम विभाजित कर दें तो यह भी आसान तरीका होगा सीखने के लिए। लेकिन ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी हो जाएगा सही, क्योंकि यह कोई तरीका उपयुक्त नहीं है कि हम बच्चों को बेचैन अगर वह होते हैं तो उन्हें बार बार उसके लिए फटकारें। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 derives its understanding from, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ की समझ से प्राप्त होती है। किसकी समझ से प्राप्त होती है? ऑप्शंस आर बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद, कॉग्निटिव थ्योरीज संज्ञानात्मक सिद्धांत, ह्यूमनिज्म मानवतावाद। तो एनसीएफ 2005 हमें प्राप्त होती है यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, रचनावाद के समझ से, क्योंकि यहाँ पर एनसीएफ में क्रिएटिविटी को सबसे ऊपर रखा है, सृजनात्मकता को ऊपर रखा है। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Which one of the following statements cannot be attributed to Piaget's theory? निम्नलिखित में से किस कथन को पियाजे के सिद्धांत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है? ऑप्शंस आर चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। जी हाँ, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये सही है। आगे देखेंगे लर्निंग टेक प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास से सीखना संभव है, होता है। या चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट, कि बच्चे अपने पर्यावरण पर कार्य करते हैं। ये डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। यहाँ पर भी नॉट का ध्यान रखना है। और पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो रिलेवेंट नहीं है वह है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि पियाजे के सिद्धांत में जो विकास है उसकी बात जो की गई है वह चरणों में होता है, पर्यावरण का इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। और यह भी कहते हैं पियाजे कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में एक अलग ही ज्ञान का निर्माण वे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभ्यास की भूमिका उन्होंने नहीं दिखाई है। तो ये ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Which one of the following questions invites children to think critically? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न है बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? What is the right answer? सही उत्तर क्या है? Can you think of a similar situation? क्या आप ऐसी ही स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? What are the different ways in which we can solve this? हम इसे किन विभिन्न तरीकों से हल कर सकते हैं? Do you know the answer to this? क्या आप इसका जवाब जानते हैं? तो यहाँ पर इस तरह का कौन सा क्वेश्चन है एज अ टीचर, आप एज अ लर्नर सोचिए, यह ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको तार्किक रूप से सोचने के लिए बाध्य करता है? सही उत्तर क्या है? नहीं। क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? यह भी नहीं। क्या आप इसका जवाब जानते हैं? तो हाँ या ना में जवाब आ सकता है, लेकिन तार्किक रूप से सोचना यहाँ पर ऑप्शन सी में पॉसिबल है, क्योंकि जब हम किसी समस्या के विभिन्न तरीकों से समाधान निकालते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है बच्चे गंभीर रूप से सोचते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 9, चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि बच्चे निम्नलिखित सभी के माध्यम से लैंगिक भूमिकाएं प्राप्त करते हैं सिवाय सोशलाइजेशन समाजीकरण, कल्चर संस्कृति, ट्यूटरिंग ट्यूशन, या मीडिया। तो यहाँ पर बच्चे जो जेंडर रोल्स की, ये जेंडर के पर्टिकुलर रोल्स क्या हैं सोसाइटी में, तो इसके लिए उन्हें जो नॉलेज मिलती है
वह उन्हें कहाँ से प्राप्त होती है, किस माध्यम से? समाजीकरण से यस, संस्कृति से यस, और मीडिया से भी। यहाँ हमें बात कर रहे हैं कि किससे नहीं मिलती है, तो वह है हमारा ट्यूशन। ट्यूशन क्योंकि एकेडमिक लर्निंग के लिए होते हैं, जेंडर रोल्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं दे पाएंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following statements about progressive education explains education is life itself? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा ही जीवन है? ऑप्शंस आर, schools are not required, children can learn from their life experiences, कि स्कूलों की आवश्यकता नहीं है और बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। एजुकेशन इन स्कूल्स शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, स्कूलों में शिक्षा को सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करना चाहिए। लाइफ इज अ ट्रू एजुकेटर, जीवन ही शिक्षा है। या स्कूल्स एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल, कि स्कूली शिक्षा यथासंभव लंबे समय तक जारी रहनी चाहिए। बात हम प्रोग्रेसिव लर्निंग की कर रहे हैं, और यह इनमें से कौन सा कथन है जो यह दर्शा रहा है, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, कि शिक्षा ही जीवन है। तो यहाँ पर शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए कि वो जीवन के विभिन्न परिदृश्यों से आपका परिचय कराए। तो स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। स्कूल हमारा सेकेंडरी जो है इंपॉर्टेंस रखता है लर्निंग में, तो ये ऑप्शन ए आपका सही नहीं होगा। जीवन ही शिक्षक है, यह सही है, लेकिन शिक्षा के लिए स्कूलों का इंपॉर्टेंस भी उतना ही है, और स्कूली शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रहना चाहिए, यह भी रेलेवेंट नहीं है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही होगा, क्योंकि स्कूलों में शिक्षा को हमें किस तरह से दर्शाना चाहिए कि सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया से उनका परिचय करवाया जाए लर्नर्स का, स्कूलों में शिक्षा के माध्यम से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ेंगे। नंबर 11, द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन of a language are specified in its dash rules, किसी भाषा के स्वीकार्य ध्वनि संयोजन उसके किस तरह के नियमों में निर्दिष्ट होते हैं? ग्रामेटिकल व्याकरण संबंधी, सिंथेटिक वाक्य विन्यास संबंधी, इन्फ्लेक्शन विभक्ति विषयक, या फोनोलॉजिकल ध्वनि संबंधी। तो ये बहुत इजी है इसे फाइंड आउट करना। ध्वनि संयोजन नियम जो होते हैं वो ध्वनि संबंधी यानी फोनोलॉजिकल रूल्स के अंदर आते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नंबर 12, दिव्या often divides the assigned job into small tasks which she can handle easily. She is using, दिव्या अक्सर सौंपे गए काम को छोटे छोटे कामों में बांट लेती है जिन्हें वह आसानी से संभाल सकती है। तो इस तरह वह किस विधि का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन आर, सेकेंडरी एलिबोरेशन, द्वितीयक विस्तारण विधि, सब गोल एनालिसिस, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि, फंक्शनल फिक्सनेस, क्रियात्मक स्थिरता नियामक विधि, या रिडक्शनिज्म कम करने की विधि का। तो यहाँ हम दिव्या की बात कर रहे हैं कि वह काम को, किसी बड़े काम को छोटे छोटे काम में बांट लेती है, इससे वह आसानी से उन्हें संभाल सकती है, पूरा कर सकती है। तो ऐसा जनरली ही देखा होगा कि किसी हम बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में बांट लेते हैं जिससे कि वह काम आसान होता है। और ऐसे आप लोग भी जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट की या टेट की या किसी भी एग्जाम की, तो आप भी ऐसा ही करते हैं कि आप चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज उसको बांट लेते हैं, टॉपिक वाइज बांट लेते हैं और फिर उसकी तैयारी करते हैं जिससे वह तैयारी आसानी से और अच्छे से होती है। तो यह किस तरह की विधि हुई हमारी? यह हुई सब गोल एनालिसिस यानी उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। नंबर 13, द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट हैज बीन एनेक्टेड इन द ईयर, कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष किस वर्ष में लागू किया गया है? 1995, 1999, 2016 या 1992? तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो है यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, 2016। तो 1995 में भी इसे लागू किया गया था, लेकिन यहाँ पर 7 डिसेबिलिटीज के बारे में बात की गई थी, चर्चा की गई थी, लेकिन बाद में 2016 में जो है 21, 14 और ऐड करके 21 टोटल डिसेबिलिटीज की बात की गई और यह रिवाइज्ड है। तो यहाँ पर हमें 2016 ही हमारे लिए आंसर सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे। नंबर 14, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कि समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, समता और समान अवसर, सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन, सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण, वर्ल्ड ब्रदरहुड, विश्व भाईचारा, या सोशल इक्विलिब्रियम,
सामाजिक संतुलन। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की हम अपने पिछले पार्ट्स में भी बात कर चुके हैं, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि समावेशी शिक्षा सभी को समान अवसर देने पर बल देती है, जोर देती है, किसी भी तरह के लर्नर हो। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सीधे सीधे ए ठीक हो जाएगा, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। आगे बढ़ेंगे, नंबर 15, टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज। व्यक्तिगत शिक्षार्थी की क्षमता के आधार पर कठिनाई के विभिन्न स्तरों पर शिक्षार्थियों को पढ़ाना क्या कहलाता है? सिलेक्टिव इंस्ट्रक्शन, चयनात्मक अनुदेशन, प्रिसिशन टीचिंग, सटीक शिक्षण, एररलेस इंस्ट्रक्शन, त्रुटिहीन अनुदेशन, या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित अनुदेशन। जब हम किसी व्यक्ति शिक्षार्थी को उसकी क्षमता और जो टास्क दिया जा रहा है या पढ़ाई दी जा रही है उसके कठिनाई के लेवल्स को ध्यान में रखकर उन्हें पढ़ाते हैं, तो यह हमारी कौन सी विधि होती है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित अनुदेशन। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 16, in which kind of thinking a child as a problem solver evaluates the truth or likelihood of statements? किस विचार के आधार पर एक बच्चा समस्या समाधानकर्ता के रूप में कथनों की सत्यता और या संभावना का मूल्यांकन करता है? ऑप्शन आर एस्थेटिक, सौंदर्य विषयक, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त, लॉजिकल तार्किक, या क्रिएटिव रचनात्मक। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर क्या कहा गया है कि बच्चा एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में है। वह क्या देख रहा है? वह अब दिए गए कथनों जो उससे कहा गया है उनकी सत्यता का मूल्यांकन कर रहा है। तो यह किस तरह का काम हुआ? यह हुआ लॉजिकल थिंकिंग। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नंबर 17, द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेस विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट? पियाजे के विकास के किस चरण के दौरान वस्तु स्थायित्व की अवधारणा प्राप्त हो जाती है? प्री ऑपरेशनल, पूर्व परिचालन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त परिचालन, फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक परिचालन, या सेंसरी मोटर, संवेदी गामक। तो यह हम जानते ही हैं कि पियाजे, जीन पियाजे ने विकास के 4 चरण दिए हैं, जहां पर उन्होंने बात की है विकास के साथ साथ होने वाले अधिगम की। वस्तु स्थायित्व की यहाँ बात करें तो यह होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में पॉसिबल होता है। ये मूर्त में हम जानते हैं कि जो वस्तु जिसके बारे में उसे ज्ञान प्राप्त हुआ है पूर्व परिचालन में, वह उसके संख्या और उसके जो वॉल्यूम है उन सब के बारे में, वह एरिया के बारे में, शेप साइज के बारे में ज़्यादा मालूम कर पाता है। औपचारिक में वह अमूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन करता है, और संवेदी गावक में संवेदों के आधार पर, संवेगों के आधार पर वह जो है अंगों के आधार पर ज्ञान को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर वस्तु स्थायित्व तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नंबर 18, grading, coding, marking and credit accumulation systems are some of the example of। यह सारे किसके उदाहरण हैं? ऑप्शंस आर सिंबलाइजिंग पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, कक्षा में बच्चों की प्रतीकात्मक स्थिति, डिपिक्टिंग द एकेडमिक प्रोग्रेस इन रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड में शैक्षणिक प्रगति को दर्शाना, स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, शिक्षार्थियों की उपलब्धि के आकलन की स्कोरिंग प्रक्रिया है ये, या फिर इवैल्यूएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया। ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग, ऐसा टीचर हम सभी जानते हैं ये सब क्या है? या शिक्षार्थियों की उपलब्धि के आकलन की, कि हम किस तरह से असेस करेंगे उन्हें कि उन्होंने कितना अचीव किया है, यह उसकी स्कोरिंग प्रक्रिया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नंबर 19, बिटवीन which months of age most children begin to combine words into short sentences while speaking? किन महीने की उम्र के बीच अधिकांश बच्चे बोलते समय शब्दों को छोटे वाक्यों में जोड़ना शुरू कर देते हैं? 18 to 24, 24 to 30, या 30 to 36, या 12 to 18? तो यहाँ पर किन महीने की उम्र के बच्चे ऐसा कर सकते हैं? तो यह होगा हमारा ऑप्शन ए एकदम सही, 18 to 24 मंथ्स। तो लगभग इस महीने की उम्र के बच्चे क्या कर लेते हैं कि अपने शब्दों को जोड़कर वह छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। नंबर 20, द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द। शरीर के जब मध्य भाग से केंद्र से परिधि यानी छोर की ओर विकास होता है तो यह किस तरह के सिद्धांत को दर्शाता है? प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट,
विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को, या प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को, प्रिंसिपल्स ऑफ कास्केड डेवलपमेंट, सोपानीय विकास के सिद्धांत को, या प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट, विकिरणीय विकास के सिद्धांत को। तो हम बात कर रहे हैं जब केंद्र से छोर की ओर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे क्वेश्चन पे तो आपका फाइंड आउट कर पाएंगे कि ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम सही है, मध्य से बाह्य की तरफ विकास का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, क्योंकि विकेंद्रीकृत में जो है अलग अलग स्तरों पर विकास होता है, सोपानीय में अलग अलग चरणों में, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत। आगे बढ़ेंगे 21 डैश व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट हु कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों को ज्ञान के सक्रिय निर्माता और दुनिया के अपने सिद्धांतों का निर्माण करने वाले छोटे वैज्ञानिकों के रूप में देखता है। कौन देखता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो बच्चों को एक लिटिल साइंटिस्ट के तौर पर देखता है? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट है, पियाजे, जीन पियाजे ऐसा करते हैं क्योंकि वह बच्चों को एक क्रिएटिव लर्नर की तरह देखते हैं, एक एक्टिव लर्नर्स की तरह देखते हैं। तो यहाँ पर जीन पियाजे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये लिटिल साइंटिस्ट का टर्म भी उन्होंने ही दिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 22 A child says clothes dry faster in the sun. She is showing an understanding of. एक बच्ची यह कहती है कि कपड़े धूप में जल्दी सूखते हैं। वह किस तरह की समझ दिखा रही है? इगोसेंट्रिक थिंकिंग, अहम केंद्रित सोच, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव, रिवर्सिबल थिंकिंग, प्रतिवर्ती सोच, या सिंबॉलिक थिंकिंग, प्रतीकात्मक सोच। तो यहाँ हम सेंटेंस पर ध्यान दें, कपड़े धूप में जल्दी सूखते हैं। तो यहाँ पर वह कारण और प्रभाव की बात की गई है। उसकी ये थिंकिंग किस तरह की समझ बता रही है कि वह यह तय कर पा रही है कि किस कारण का क्या प्रभाव पड़ रहा है। चलिए, ऑप्शन 20 करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 मोस्ट क्लासरूम्स इन इंडिया आर मल्टीलिंगुअल एंड दिस नीड्स टू बी सीन एज डैश बाय द टीचर। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक के द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? एज अ आइडियल टीचर, साइकोलॉजिकल वे में अगर सोचें तो जब कक्षाओं में बहुभाषी भूमिकाएं हैं, यहाँ पर वातावरण है, तो इस तरह की चीजों को किस तरह से देखना चाहिए? रिसोर्स के तौर पर, एज अ रिसोर्स, ठीक है, संसाधन के रूप में, ठीक है, क्योंकि यह समस्या नहीं है और एक बाधा की या परेशानी के रूप में इस शिक्षक को नहीं लेना चाहिए और यह एक संसाधन के रूप में से देखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 अ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स, एक बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, ऑप्शंस आर आस्किंग द चिल्ड्रन टू फॉलो एंड इमिडिएट द टीचर, कि बच्चों को शिक्षक का अनुसरण करने और उनका अनुकरण करने के लिए कहना, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइसेस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देना, लेटिंग द चिल्ड्रन बी टोटली फ्री, बच्चों को पूरी तरह से मुक्त होने देना, गिविंग मोरल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। देखा जाए तो ये सभी शिक्षक का काम है, महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की हम बात यहाँ कर रहे हैं, तो बालकों के लिए सबसे जरूरी है कि उनकी अभिव्यक्ति, उनका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है और उनका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, हम उसको प्राइमेसी दें। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन 20 करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोटिवेशन एंड लर्निंग इज करेक्ट। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मोटिवेशन डज नॉट हैव एनी रोल टू प्ले इन द लर्निंग, सीखने में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है, तो ऑप्शन एकदम ही गलत है। लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड यूजिंग एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, तो सीखना तभी प्रभावी है जब छात्र बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करके प्रेरित होते हैं। यह भी गलत है कि जब हम उसे एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स देते हैं, पुरस्कार देते हैं, बच्चा तभी सीख रहा है या तभी प्रभावी है सीखना, तो यह भी सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स आर इंट्रिंसिक मोटिवेटेड, सीखना तभी प्रभावी होता है जब छात्र आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स आर एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड, कि सीखना तभी प्रभावी है जब छात्र बाहरी रूप से प्रेरित हों। तो अधिगम प्रभावी तभी हो पाएगा, ये हम जनरली समझ सकते हैं कि जब कोई छात्र
जैसे आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या टेट की कर रहे हैं, जब तक कि आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं हैं तब तक आपका सीखना अधिगम प्रभावी नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ऑब्वियसली सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ेंगे 26, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस आर डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस इन अ फॉरवर्ड मैनर एंड देन इट गोस बैकवर्ड, कि विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर जाता है। तो यह तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि विकास पीछे की ओर लौटे। डेवलपमेंट चेंजेस गो फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, विकास परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है। और आगे देखेंगे डेवलपमेंट अकर्स एट अ डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, विकास अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग दर से होता है। लास्ट ऑप्शन डी, डेवलपमेंट अकर्स एट अ वेरी फास्ट पेस फ्रॉम बर्थ टिल एडोलसेंस एंड देन इट स्टॉप्स, कि विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तेजी से होता है और फिर रुक जाता है। तो यहाँ जनरली हम देख सकते हैं ऑप्शंस को देखकर कि विकास के बारे में ऐसा कौन सा कथन है जो सही है। यहाँ पर सही देखना है आपको और गलत को हटाना है। तो पहला तो एकदम ही गलत है। बी देख लेंगे, सीधी रेखा में होता है, नहीं ऐसा नहीं है, सभी के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे देखेंगे ऑप्शन डी कि यहाँ पर विकास रुक जाता है, रुकता तो कभी नहीं है, जीवन पर्यंत रहता है, निरंतर चलता है। हाँ, विकास अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग दर से होता है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 27, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को किससे अलग नहीं किया जा सकता है। परसेप्शन एंड अटेंशनल प्रोसेसेस, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक संदर्भ से, रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन से, अ मेजरेबल चेंजेस इन बिहेवियर, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। या हम वाइगोत्स्की की बात करें, सभी जानते हैं वाइगोत्स्की समाज की भूमिका पर सबसे ज्यादा बल देते हैं सीखने में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सामाजिक संदर्भ से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, लैंग्वेज यानी भाषा कैन नॉट डिटरमाइन द थॉट प्रोसेसेस, विचार प्रक्रियाओं का निर्धारण नहीं कर सकता। डज नॉट इन्फ्लुएंस द थॉट प्रोसेसेस, विचार प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं करती है। टोटली गवर्न आवर थॉट प्रोसेसेस, पूरी तरह हमारी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर थॉट प्रोसेसेस, हमारी विचार प्रक्रियाओं पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो जो भाषा है, जो हमारी भाषा होती है, वे हमारी विचार प्रक्रियाओं का निर्धारण नहीं करती है। नहीं लिखा है तो एकदम गलत है ऑप्शन। प्रभावित नहीं करती है, यह भी गलत है। पूरी तरह से नियंत्रित करेगी, यह भी सत्य नहीं है। हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा कि भाषा का जरूर हमारी थॉट प्रोसेसेस पर असर तो या प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ेंगे 29, डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ फॉर एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग इन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन की क्षमता का विकास किसकी विशेषता है। सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन की यहाँ बात हो रही है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हमारी औपचारिक से जुड़ी हुई है, इसे हमेशा ही ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट नंबर 30, which one of the following statements best sums up the relationship between development and learning, कि विकास और अधिगम के बीच के संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो बिल्कुल सही तरीके से प्रदर्शित कर रहा है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर सिनोनिम्स टर्म्स, अधिगम और विकास एक ही बात है, एक ही तरह के शब्द हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर, अधिगम और विकास एक दूसरे से जटिल तरीके से परस्पर जुड़े हुए हैं। डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, कि विकास अधिगम से स्वतंत्र है, दोनों आपस में कोई इनका रिलेशन नहीं है या इंटर रिलेटेड नहीं है, यह भी गलत है। लर्निंग ट्रेल्स बिहाइंड डेवलपमेंट, अधिगम विकास के पीछे रहता है, मतलब विकास पहले और अधिगम बाद में, तो ऐसा भी नहीं है। अधिगम और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ, ये परस्पर जटिल तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यह एकदम सही है, पर इंटर रिलेटेड जरूर है, इस बात को आप स्वीकार कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे हम। यस, we are at the end of the video. Thanks for watching the complete series and do like and comment in the video and please do subscribe our channel for more such videos. Thank you.